जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ज्ञान ज्योति में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का हमारे अतीत। आज होगा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दो बालक दिख रहा होगा, बड़ा क्यूट सा बालक है। तो आइए हम अध्याय का शुरू करते हैं। एक का नाम है जसपाल और दूसरा का नाम है हरप्रीत। देखिए क्या कहा गया है। पुराने भवन का संरक्षण मतलब पुराने भवन का बचाव कैसे किया जाता है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। गांव में भी देखते हैं कि जो घर बहुत पुराना हो जाता है उसको बच्चा लोग देख करके उसको डर जाता है, उसको मानता है कि इसमें भूत रहता है। ऐसा ही कुछ बात इन दोनों बालक ने भी सोचा। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, मतलब इसकी बनावट को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। आगे है हड़प्पा की कहानी। देखिए हड़प्पा की कहानी यहाँ से शुरू होती है। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई, जिससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। मतलब हड़प्पा में जो मकान बनाए गए थे उसके ईंटों को छुड़ा करके क्या कर दिए थे, रेलवे लाइनें बिछा दिए थे, जिससे बहुत सारे वो जो पुरानी इमारत थी वो नष्ट हो गए। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। वो खंडहर जो था एक क्या था, एक बहुत पुराना शहर था। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे है प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह पर नए भवन बनाए जाते। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतें को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? कौन से नगर की विशेषता? हड़प्पा के बारे में बोल रहा है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पश्चिम वाला भाग कैसा था? छोटा था और ऊंचाई पर बनाया हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है।
तो क्वेश्चन बनता है महान स्नानागार कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो में है। वो क्या था, एक तालाब था। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर सरोवर मतलब तालाब में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये जो स्नानागार था, तालाब था, महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में था, ये सभी के स्नान के लिए नहीं था। ये कोई विशिष्ट लोग था ना, विशेष प्रकार के लोग, वही उसमें स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो क्वेश्चन बनता है अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से और लोथल से। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ये सब क्या था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये क्या थे, ये तीनों नगर थे। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा स्थल कहाँ पे स्थित था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हड़प्पा है, रावी नदी के किनारे, राखी गढ़ी है, कालीबंगा है, गनवारी वाला होता है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, सोतकाकोह, चनहुद्रो, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, ये सभी क्या है, पुरातात्विक पुरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। यहाँ पे देखिए महान स्नानागार कैसे बनाया गया है। ये देखिए हड़प्पाकालीन स्थल है, जो किस प्रकार से कितने अच्छे ईंट से बनाया गया था, किस अच्छी तरह इसकी व्यवस्था की गई है। स्नानागार ये है स्नानागार। देखिए यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है और एक इधर से उतरने के लिए सीढ़ी बनाया गया। ये है कौन चीज़, तालाब। इसमें पानी भर करके लोग स्नान किया करते थे और वो एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए देखिए पक्के ईंटों से मकान बनाया गया है और कितनी सुंदर से बनाया गया। अभी ये खंडहर के रूप में है। आगे देखिए भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी थे। कुछ घर में स्नान घर था तो कुछ घर में क्या था, कुएं बनाए गए थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नाली जो बनाए थे वो ढक कर रखा जाता था। इन्हें सावधानी से सीधे लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क के नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह पर मेन होल बनाए जाते, जिसके जरिए इसकी देखभाल और सफाई की जा सके। नाली में छेद कर दिया जाता था कहीं कहीं, ताकि कचरा उचरा फंस जाए तो उसको छुड़ाया जा सके, जिससे पानी आसानी से बहेगा। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ देखिए ये सब स्थल है। आगे नगरीय जीवन। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जो शासक लोग थे सोना चांदी और मन के जैसे आभूषण को अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी रहते थे
जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई है, वो सब खत्म हो चुका है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, जो जहाँ जाता था वहाँ के किस्से कहानियाँ लाया करता था। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, खिलौना है बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के खंडहर देखने को मिलते हैं। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज वहां मिली है उसमें अधिकांशतः पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक थे, सबसे आकर्षक हुआ करते थे। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मूरें बनाते थे। इस आयताकार पृष्ठ नंबर 35 पर मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मतलब लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उस पर काले रंग से डिजाइन किया हुआ होता था। यहाँ पे देखिए मनके का पत्थर है, ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर में के धारदार फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र बनाए जाते थे। ये सब देख लीजिए। यहाँ से देखते हैं संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो कपास की खेती का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। ये सब मिले कहाँ से? मोहनजोदड़ो से कपड़े। पक्की ईंट तथा फ्रेयांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। आगे देखिए, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। मतलब ये सब चीज जो बनाए थे, नक्काशीदार पत्थर से जो बनाते थे, मनके बनाते थे, आभूषण बनाते थे, कौन बनाते थे? कोई विशेषज्ञ लोग हुआ करते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 36 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अभी भी कोई मूर्ति बनाता है तो कोई विशेष व्यक्ति ही बनाता है, मूर्तिकार ही बनाता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं हैं या फिर स्त्री और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष थे। यहाँ देखिए फ्रेंस, इस आकृति को भी देखिए। इसके बारे में कहा गया है पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री होते थे। फ्रेंस से मनके, चूड़ियाँ, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्रेंस से ये सब सामान बनाए जाते थे।
कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ वहाँ वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरें जैसे पदार्थों वो दूर दूर से आयात करते थे। ये सब सामान जो थे वो सब दूर दूर से आयात किया करते थे। आगे है हड़प्पा के लोग तांबों का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। पश्चिमी एशियाई देश कौन सा है? ओमान है, वहाँ से भी तांबा को आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो टीन कहाँ से मंगाते थे? ईरान से या अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कैसे प्राप्त होता था? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, चना, तिल, सरसों आदि उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए गुजरात में कौन कौन से हड़प्पा कालीन स्थल है। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। तो क्वेश्चन बनता है धौलावीरा नगर कहाँ पे था? तो गुजरात में था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन भी उपजाऊ थी। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जैसे कोई सभा वगैरह होता था तो उस स्थान पर किया जाता था। यहाँ मिले कुछ आभूषणों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती में की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, लोथल भी कहाँ पे है? तो गुजरात में है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से उसकी छाप मिले हैं। लोथल क्या था? लोथल एक बंदरगाह हुआ करता था। लोथल एक
बंदरगाह हुआ करता था, इस पर सामान को चढ़ाया उतारा जाता था और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के द्वारा ढो करके ले जाया करते थे। आगे है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन का मुहरबंदी। मोहरों का प्रयोग, यहाँ पे देखिए बॉक्स में, मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। यानी गीली मिट्टी लेप करके उसके ऊपर एक मुहर लगा दिया जाता था और सामान को थैले में पैक करके भेज दिया जाता था। यदि मोहर में कुछ फेरबदल होता था तो वो समझ जाता था कि सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है, अन्यथा वैसा का वैसा ही रह जाता था मोहर, तो वो सोचता था सामान कैसा है, सुरक्षित है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कह रहे थे, हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, मतलब सड़क के किनारे छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों को कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे, मतलब काफ़ी दिन तक वहाँ रुके होंगे तो पशु से क्या होगा, चारागाह खत्म हो गया, घास नहीं मिलते होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थी। सिंध और पंजाब, पंजाब भारत में भी और पाकिस्तान में भी है कुछ इलाका। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 6 और 9 में पढ़ोगे। अन्यत्र है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश क्षेत्र रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, हीरे जेवरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए, बड़े बड़े मकबरे जिन्हें पिरामिड कहते। पिरामिड क्या है, एक प्रकार का मकबरा है। राजाओं के मरने पर उसके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। जो सब पिरामिड में रखा जाता था मिस्र में, उसको क्या कहा जाता, मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्ययंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब मिस्र के लोग क्या करते थे, मरने के बाद उनके जब शव को दफनाया जाता था उसमें आभूषण भी दे देता था, खाने पीने के सामान भी दे देता था
जानवर को भी दे देता था और उसके सेवक सेविकाओं को भी उसके साथ दफना दिया जाता था, ताकि राजा उजा मरे तो उसके सेवा में सेवक सेविकाएं वहां भी उपलब्ध रहे। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या है, आगे कुछ है नहीं। यहाँ पे मेहरगढ़ में, यहाँ देख लिए मेहरगढ़ में कपास की खेती का प्रमाण मिला है। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तांबा कहाँ से मंगाते थे? तांबा राजस्थान से मंगाते थे। सोना कहाँ से मंगाते थे? सोना कर्नाटक से मंगाते थे। टीन कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान से मंगाते थे। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाते थे? गुजरात से मंगाया करते थे। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही पर ख़त्म करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।